अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड में मौजूद वक्त में कुछ आमदनी जनाब। एक दिन की एक्टिविटी, सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी ने जनाब ये पूरे के पूरे सिस्टम को इस तरीके से नंगा कर दिया है कि अब इसके ऊपर पर्दा पोशी की जितनी मर्जी कोशिशें कर ली जाएं वो पूरी नहीं हो सकती। और ये जो एक दिन की एक्टिविटी है इसने इस बात की तरफ भी वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है कि जनाब ये आपकी एक्टिविटीज़ के जो नताइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा आ सकते हैं। कैसे? अगर आपने इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो आपको उस एक्टिविटी को तलाश करना पड़ेगा जो हुई, और वो एक्टिविटी हुई कल इस्लामाबाद में, जहां पर हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से एक जलसे का या धरने का, वटेवर आप उसको जो नाम दें, उसका एहतमाम किया गया। और वो एक्टिविटी दिन भर जारी, यानी सुबह 9 बजे से वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और रात 9 बजे तक वो एक्टिविटी जारी रही है। यानी 12 घंटे की उस एक्टिविटी के जो नताइज हैं वो नाकाबिले यकीन है। नाकाबिले यकीन इस वजह से कि जो उसके नताइज ने जिस तरह इश्यूज़ को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक्सपोज किया है वो अपनी मिसाल आप है। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इस एक्टिविटी के कुछ नताइज, कोई जो है ना हतमी और सरकारी नताइज, मुमकिन है तो इलेक्शंस के दौर पे कहा जाता है कि जनाब पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का पहला सरकारी और हतमी नतीजा सामने आया है। और वो नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान की तरफ से दायर की गई एक दरख्वास्त को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। और अब इशू ये है कि ट्रक और सुप्रीम कोर्ट आपस के अंदर कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं बदकिस्मती के साथ। जब ट्रक का जिक्र करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें तो ट्रकों के अड्डे सामने आने शुरू हो जाते हैं। बदकिस्मती है ये। लेकिन जो एक्टिविटी है यकीनी तौर पर उसने इसी सिमत की तरफ इशारा किया है कि जनाब आप अपनी ताकत दिखाएंगे तभी ताकत का तवाज़ुन आपकी तरफ आएगा, अदरवाइज लोग आपको इसी तरीके से घुमाते रहेंगे जैसे घुमाया है। ये बात बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने एक साल के दौरान इस बात का कई मरतबा इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर जो अवामी ताकत है वो उसके पास है, लिहाजा वो उस अवामी ताकत को इस्तेमाल करते हुए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिक्टेट करा सकते हैं। और इमरान खान ने मुसलसल वो टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट कराया। और वो जो डिक्टेशन है हमें मुख्तलिफ जगहों पर नज़र भी आए, बाय हुक एंड बाय क्रुक इमरान खान साहब ने ये काम किया। लेकिन बदकिस्मती से जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तब भी जो पीडीएम थी यानी उस वक्त की अपोजिशन, वो उस तरीके से वो टर्म्स एंड कंडीशंस को उस तरीके से डिक्टेट नहीं करा सकी। लेकिन अब इक़्तिदार में होना तो यकीनी तौर पर वैसे ही बहुत सारे लोगों के लिए जो एक जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एसेट्स को खोने का सबब बनता है। मौजूदा हुकूमत के लिए भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो कल की एक्टिविटी थी उसने इस तासुर को थोड़ा सा दूर किया और इस बात का इजहार किया कि ताकत वो नहीं, मरियम नवाज का एक तारीखी जुमला था, पावर टॉक्स टू पावर, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब पावर शो हुआ तो उसके असरात निकले। मामला क्या है? यकीनी तौर पर अब जाना जाएंगे। मामला है जनाब नैब कवानीन के अंदर तब्दीली का, जिसका फ़ायदा मिला है इमरान खान को। अब नैब कवानीन में तब्दीली को इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। और जिस वक्त इमरान खान का जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और कल जब ये जो पंजाब वाले इंतखाबात की भी जो इशूज़ चल रहे थे तो उस वक्त भी फाजिल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की तरफ से ये बात कही कि कल हमने एक अहम मुकदमा सुनना है, लिहाजा ये जो असम्बलियों की तहलील के हवाले से केस है इसको हम अगले हफ्ते तक पेंडिंग कर देते हैं। वो अगले हफ्ते तक पेंडिंग कर दिया। फिर यह हुआ कि जब इस केस की समाअत 40 समाअतें हो चुकी हैं इससे पहले 40, लेकिन ये मामला किसी भी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। फिर होता ये है कि अचानक इस मुकदमे की समाअत शुरू होती है और समाअत शुरू होते ही ये कहा जाता है कि जनाब आप सारे जो है ना अपने अपने दलाइल वगैरह तहरीरी तौर पर जमा कराएं। और जिसके लिए इतना ज़्यादा शोर व गुव्वा मचाया जाता है उस दरख्वास्त को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, क्योंकि इस काम करने के नतीजे में, इस दरख्वास्त को एडमिट करने में के नतीजे में ये तासुर मिलना था कि जनाब पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा कानून को सुप्रीम कोर्ट ने काला दम करार दे दिया। लिहाजा इस स्टिग्मे से बचने के लिए इस मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। और इसकी वजह क्या है? पावर टॉक्स टू पावर, के पावर का इजहार हुआ और बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ हुआ। और रात वहाँ पर जिस हद तक लोग मौजूद थे जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है, ख़ासतौर पर जो मुख्तलिफ बीट रिपोर्ट्स हैं कि जनाब बिलाशुबा बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब इसका मतलब ये है कि
اس کا جب آپ نے یہ پاور ٹاکس ٹو پاور کیا، اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے اوپر سے پریشر ہٹانے کی کوشش کی کہ یار یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ نیب قوانین کے حوالے سے اگر اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو عمران خان تو خوش ہوں گے، یقینی طور پر وہ کہیں گے جناب دیکھیں میں کتنی ہائی مورل گراؤنڈز پر ہوں، لیکن پارلیمنٹ ویک ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جو پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد روکنے سے بھی یہ تاثر دینا مقصود تھا اور یہ تاثر دیا گیا، لیکن وہ ایک جملہ جو عمران خان کی موجودگی میں جب عمران خان کو خصوصی پروٹوکول دے کر سپریم کورٹ میں بلایا گیا القادر ٹرسٹ کیس میں کہ گڈ ٹو سی یو، وہ گلے کی ہڈی بن گیا اور اس کے لیے وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ بھی اسی یعنی یہ جو پاور شو تھا کل، یہ اسی کا ہی ایک اور ثبوت ہے کہ جناب آپ جب اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں تو فریق مخالف اس لیول پر آ جاتا ہے جہاں پر آ کر اس کو وضاحتیں دینی پڑیں۔ اب وضاحت دی کہ جناب میری تو عادت ہے کہ جو بھی میری یہ عدالت میں آتا ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہوتا ہے یا کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو عزت و احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ جناب آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، نائس ٹو سی یو، لیکن یہ کہنا بھی میرا ایک جرم بن گیا۔ یہ آج عدالت کے اندر امرتاز بندیال صاحب نے اس بات کا برملا ذکر کیا، لیکن اس کا جواب بھی آ گیا۔ جواب آیا مریم نواز کی طرف سے اور جواب بھی بڑا تگڑا آیا۔ انہوں نے کہا جناب جو اس بندے نے 60 ارب روپے کی کرپشن کی ہو اس کو بلایا جائے اور بلا کر کہا جائے کہ گڈ ٹو سی یو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اربوں روپے کے ڈاکے ڈالیں، ڈاکے ڈالنے والے آپ کے سامنے آئیں بنسبت اس کے کہ اس کیس کا ٹرائل ہو، انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہو، امپارشل ٹرائل ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں لہٰذا گڈ ٹو سی یو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ لیکن یہ اس طرح کا جو جیسچرز ہیں یہ کیا کسی اور ملزم کو مل سکتے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں مل سکتے۔ پھر بہت زیادہ اس کا اظہار کیا، مریم صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر لکھا ہے کہ اربوں کے ڈاکے ڈالنے والے کتنے مجرموں کو آپ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، ہر ایک کو رجسٹرار سے فون کرا کر مرسیڈیز بھی منگوا کر رخصت کرتے ہیں، ہر ایک کو جیل سے ریسٹ ہاؤس میں بھی شفٹ کرتے ہیں، سب پر اسی طرح ریمانڈ میں ضمانتوں کی برسات بھی کرتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں 10 فیملی ممبرز کو بلائیں، گپے لگائیں اور سو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چڑھائی کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھا۔ اچھا اس کے اندر نا مریم صاحبہ نے ایک بڑا زبردست ذکر کیا اربوں روپے کی کرپشن کا، اور اربوں روپے کی کرپشن کے حوالے سے جو بات ہے یقینی طور پر وہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ہوئی، اور یہ بدقسمتی ہے۔ بدقسمتی اس وجہ سے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب مبشر زیدی صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ جناب یہ پہلا ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی بنانے کے جرم میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھائی یہ یونیورسٹی بنانے کا کیس نہیں ہے، یہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ اگر آپ کو میں یہ کیس آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کیس کے 3 حصے ہیں۔ اس کیس کا پہلا حصہ ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یعنی ایک آج سے کچھ عرصہ پہلے سن 2013 میں حکومت سندھ کی طرف سے ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب کراچی کے اندر آبادی بہت بڑھ گئی ہے، ہمیں ایک نیا شہر آباد کرنا ہے۔ نئے شہر کو آباد کرنے کے لیے جو جگہ تلاش کی گئی وہ دیکھا گیا جناب ملیر کا ایریا کراچی میں، اور وہاں پر 17,617 ایکڑ زمین کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور وہاں پر ایک نیا شہر بسانے کا منصوبہ بنایا گیا، اور 17,617 ایکڑ کے اوپر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، لوگوں سے وہاں پر درخواستیں طلب کی گئیں اور 15,000 روپے فی کس وصول کر کے تو جناب پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب ملک ریاض صاحب کو وہ جگہ پسند آ گئی ہے، بیریا ٹاؤن والے اپنے ملک ریاض صاحب، تو انہوں نے جو یہ زمین جہاں پر لوگوں نے وہ حاصل کی تھی، یہاں پر خود حکومت سندھ نے نیا شہر بسانا تھا، وہ ساری کی ساری زمین الاٹ کر دی گئی ملک ریاض صاحب کو کہ جناب یہ نیا شہر آپ بسائیں۔ اور وہ جو سستی زمین کے چکر کے اندر وہ جو زمین ان کو الاٹ کی گئی 17,000، وہ بعد میں پھیلتی 30,000 ایکڑ تک
पहुंच गई, 30,000 एकड़ तक। और चूंकि वो प्रोजेक्ट मलिक रियाज का था, लिहाजा वो जो फाइलों का वहाँ पे कारोबार शुरू हुआ वो अरब रुपए तक पहुँच गया। और इसी दौरान यहाँ पर जो पैसे जो यहाँ पर इकट्ठे किए गए मलिक रियाज साहब की तरफ से, वो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बरतानिया में मुंतकिल किए गए। यहाँ से दूसरा केस शुरू होता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जब बरतानिया को 2019 में इस बात की तहकीकात शुरू हुई, क्योंकि वहाँ पर जो मलिक रियाज साहब के अकाउंट्स थे उनके वॉल्यूम के अंदर अचानक इजाफा होना शुरू हो गया और वो इस हद तक पहुंच गए कि जिससे बरतानिया के बैंकिंग सिस्टम ने अज खुद एक रिपोर्ट को जनरेट किया और वो रिपोर्ट भेजी नेशनल क्राइम एजेंसी को कि जनाब फलां बंदा है, उसके अकाउंट्स के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है, इसकी तहकीकात की जानी चाहिए, क्योंकि जो पैसे हैं वो बैंकिंग चैनल में बराह रास्त आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क से बरास्ता एक लीगल जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए हैं, बल्कि यहाँ पर कैश डिपॉजिट्स और दीगर डिपॉजिट्स के ज़रिए ये पैसे यहाँ पर जमा कराए जा रहे हैं, जिस पर नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने तहकीकात शुरू की। और वो तहकीकात के नतीजे में इस लेवल पर पहुंचे कि वाक़तन पाकिस्तान के अवाम के 190 मिलियन पाउंड्स लूट कर यहाँ पर जमा कराए गए हैं। और फिर इस मामला चूँकि पाकिस्तान से मुतल्लिका था तो लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को इस मामले में शरीक किया गया। और यही वजह है कि 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत में शहजाद अकबर साहब, जो उस वक़्त एसेट रिकवरी यूनिट को हेड करते थे, वो जाते हैं बरतानिया और बरतानिया में जाकर वो इस मामले के अंदर बतौर फरीक हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ वो मलिक रियाज साहब से मुलाकात करते हैं। और उस वक्त की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसके अंदर जो शहजाद अकबर साहब हैं वो मलिक रियाज साहब से एक ब्रीफ केस वसूल करते हैं और अपनी गाड़ी की डिग्गी के अंदर वो ब्रीफ केस वहाँ पर रखते हैं। और बाद में पता चला कि जनाब ये जो डील है उस डील का जो सारे का सारा रूह रवान थे वो शहजाद अकबर साहब ही रहे हैं। फिर तीसरा हिस्सा इस केस का शुरू हो जाता है। तीसरा हिस्सा इस वजह से शुरू होता है कि यहाँ पर अल कादिर ट्रस्ट और अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। लेकिन उससे पहले ये जो 190 मिलियन पाउंड्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं और 3 दिसंबर 2019 को वफाकी काबीना का एक इजलास होता है इमरान खान साहब की ज़ेर सरबराही, जिसमें शीरी मज़ारी, मुराद सईद, शेख रशीद, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, जुल्फ़ी बुखारी और शहजाद अकबर के अलावा बाकी वज़रा मौजूद होते हैं। और शहजाद अकबर साहब एजेंडे के आइटम नंबर 2 के तहत एक सील बंद लिफाफा फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर पेश करते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं कि जनाब इस लिफाफे को बग़ैर ओपन किए, बग़ैर पढ़े मंजूर किया जाए, जिस पर शेख रशीद, जिस पर फवाद चौधरी, जिस पर फैसल वाउडा, शीरी मज़ारी, ये इसके ऊपर एतराज़ करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस बात का ज़िक्र करते हैं कि नहीं, इसकी मंजूरी दे देनी चाहिए क्योंकि ये एक मुआहदा है और बरतानिया के साथ, लिहाजा हमें इस पर इसको मंजूर करना है। और ये जो है इसको मंजूर कर लिया जाता है इमरान खान साहब की तकरीर करने के बाद में काबीना सेक्रेटरी को ही कहा जाता है कि वो इस रिकॉर्ड को कौमी राज और हसास मामला करार देकर सील कर दिया जाए। और इस मुआहदे के तहत वो जो रकम यानी 190 मिलियन पाउंड्स सरकार यानी हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होनी थी, वो उस अकाउंट में जमा करा दी गई जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में फ़्रॉड की वजह से मलिक रियाज साहब पर किए जाने वाले जुर्माने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था मलिक रियाज पर। और ये कहा गया था कि मलिक रियाज ने जो जुर्माना अदा करना है वो सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में जमा कराएगा। तो ये जो 60 अरब रुपया था ये हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराने की बजाय मलिक रियाज की तरफ से खोले गए उस अकाउंट में जमा कराया गया
जहाँ से मलिक रियाज ने अपने जुर्माने के पैसे अदा करने थे, यानी वो पैसा जो लूट कर बाहर मुंतकिल किया गया, पैसे पकड़े गए, वो जिसकी असल आमदनी थी, यानी जिसका पैसा चोरी हुआ था, यानी हुकूमत पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अवाम, वो पाकिस्तान के अवाम को मुंतकिल करने के बजाय वापस उसी चोर के अकाउंट में जमा करा दिए गए। ये है वो केस। अब अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है? अल कादिर ट्रस्ट केस, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उसके ठीक 3 महीने के बाद एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है अल कादिर ट्रस्ट। और इमरान खान साहब मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जनाब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सीरत को तरवीज करने के लिए हमें एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनानी है, और उसके साथ साथ ये जो एक यूनिवर्सिटी बनानी है जो सूफ़ी इज़्म को प्रमोट करेगी, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब ये एक इदारा कायम किया जाता है और एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है अल कादिर ट्रस्ट। और फिर अल कादिर ट्रस्ट के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है अल कादिर यूनिवर्सिटी। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त यानी 2019 को ये काबीना के अंदर ये जो लफाफा है सीलबंद ये पेश किया जाता है, उसके ठीक 3 हफ्ते के बाद ये अल कादिर ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड को जमा कराया जाता है, और उस वक्त ये जो चैरिटी एक कमीशन बनाया जाता है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके ट्रस्टी डिक्लेयर किए जाते हैं इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, बुशरा बीबी जो उस वक्त खातून अव्वल थी, बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी इसके ट्रस्टीज़ बनते हैं। 22 अप्रैल 2020 को रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर लेटर मौसूल होता है जिसके अंदर ये बात कही जाती है कि 2 ट्रस्टी यानी बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी को ड्रॉप कर दिया गया है और अब सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी ही इसके ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। और फिर इसके कुछ अरसे बाद 458 कनाल, 4 मरले, 58 मुरब्बा फुट ज़मीन जिसकी मालियत 93 करोड़ रुपया बताई जाती है, वो बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब की ज़मीन जो है वो ख़रीद कर मलिक रियाज साहब ये ज़मीन अल कादिर ट्रस्ट को मुंतकिल करते हैं जिसकी असल वैल्यू उस वक़्त मार्केट वैल्यू के एतबार से 9 अरब रुपए बनती है। 9 अरब रुपए। इसका मतलब ये है कि ये जो आप इसको एक वाइट कॉलर क्राइम की एक ऐसी शक्ल बता सकते हैं जिसको बड़े आसानी के साथ इसके नकात को अगर आप जोड़ें ना तो क्लैरिटी हो जाती है। अब इस बंदे की यानी जिसका मैंने आपको ये पूरे केस की रुदात सुनाई है, इस बंदे को आप कटहरे में खड़ा करिए और कहें नाइस टू सी यू, यार है को बात करने वाली, नाइस टू सी यू, ये नाइस टू सी यू नहीं है सर। अगर आप सिर्फ इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ इमरान खान साहब के जो असासाजात की डिटेल्स हैं या उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं सिर्फ वो ही मंगवा लें ना और आप देख लें तो पता चलेगा कि 66 साल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले जो उनकी उम्र थी उसके अंदर उन्होंने इतनी कमाई नहीं की जितनी उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के पहले 2 महीने के अंदर की। ये तोशाखाना केस का रिकॉर्ड है, मैं अपने पास से ये बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म बनने से पहले 66 साल में इतनी कमाई नहीं है, टोटल असासे मिला लें तो इतनी वैल्यू नहीं बनती जितनी इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के पहले 2 महीनों में बतौर वज़ीर आज़म खांचे लगाए थे। तो आप कहते हैं जनाब ईमानदार, ऐसे नहीं होता सर। बराह करम ये जो है ना इन चीज़ों को देखें और ये पावर टॉक्स टू पावर वाला फार्मूला बिल्कुल ठीक है और इसी पर अमल दरामद होगा तभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो नताइज आ रहे हैं ना जी गैर सरकारी गैर हतमी, यही सरकारी और हतमी नताइज में तब्दील होंगे। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।